हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से एमपी लेड स्कीम को लेकर की। ये जो स्कीम है इसको 2 ईयर्स के लिए 2020-21 और 2021-22 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, इसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस करके। पहले हर साल हर एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें 2 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। जब 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए इसको सस्पेंड किया गया था उस समय गवर्नमेंट ने ये माना था कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में चले जाएंगे। उस पैसे का यूज किया जा सकता है इस पेंडेमिक से फाइट करने के लिए, इसीलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था। देखो, दोबारा से इस तरीके की जो स्कीम है उनको रिवाइवल किया जा रहा है। इससे ये लगता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रियली में एक तरीके से अपग्रेड हो रही है। एमपी लेड स्कीम के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमपी लेड स्कीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिसंबर 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1993 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियली पॉइंट पर ये जो स्कीम थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती थी, लेकिन बाद में अक्टूबर 1994 में इस स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो रुपए दिए जाते थे वो नॉन लैप्सेबल होते थे। मतलब इस साल मान लो किसी एमपी ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए बच गए, तो वो अगले साल के लिए मर्ज हो जाते थे। ऐसे नहीं है कि वो रुपए जो है वो क्या हो गए, लैप्स हो गए। मतलब उन रुपए जो रुपए बचे 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए एमपी खर्च कर पाया, 2.5 करोड़ नहीं खर्च कर पाया तो रुपए खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता था। ओके, इसी को लेकर के यूपीएससी ने घुमाया था और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था एमपी लेड स्कीम को लेकर के कि इसमें जो पैसा दिया जाता है वो लैप्सेबल है या फिर नॉन लैप्सेबल है। ओके, तो जब भी किसी स्कीम को पढ़ो, आप रिव्यू करो, तो उसमें जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना वहाँ पर आपको होना चाहिए। और आजकल तो देखो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, किसी भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास में फ़ोन हमेशा अवेलेबल होता है। आप उन स्क्रीनशॉट को हमेशा से क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स को जब आप जब भी रिजल्ट आता है आप टॉपर्स को सुनते भी हो, तो उनके जो कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी किसी टॉपर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये चीज़ें हमें बेनिफिशियल है, उसको ट्राई करके देखो। अगर हमें बेनिफिशियल है तो उसको आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एमपी लेड स्कीम के बारे में देखा कि भाई अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, पहले 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। अब ये खर्च कहाँ कर सकते थे? देखो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रुपए खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात करें, राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो खर्च कर सकते हैं स्टेट में। ओके, लेकिन जो नॉमिनेटेड है वो पूरे के पूरे नॉमिनेटेड एमपी जो होते हैं वो पूरे के पूरे कंट्री में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मान लो कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उसमें जो ये एमपी है उसमें से अपने कुछ रुपए किसी अदर एरिया में भी खर्च कर सकते हैं। अब ये बड़ी आपदा क्या है, बड़ी डिजास्टर क्या है, इसकी डिसीजन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दे कि ये जो परेशानी है ये बहुत बड़ी है, इसके लिए रुपए खर्च किया जाना है, तो जो एमपी है वो अपने रुपए में से कुछ रुपए किसी अदर एरिया में भी खर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये एमपी लेड स्कीम के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ एनएसए मीट को लेकर के है। सभी को पता है कि अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके अलावा 7 अदर कंट्रीज़ के सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया न्यू दिल्ली में, और इसमें डिस्कशन किया गया कि अफगान जो लोग हैं उनकी किस तरीके से हेल्प की जाए। ओके, तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है अफगानिस्तान पीपल के लिए, और सभी जो कंट्रीज़ है वो मिलकर के इसमें हेल्प करें ताकि इस प्रॉब्लम से इजीली समझा जा सके। इस तरीके से अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको सोल्व करने के लिए ये एक तरीके से 3rd दिल्ली डिक्लेरेशन इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो एक रिसर्च हुआ है, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक रिसर्च हुआ है
कि लगभग 1 साल इसको कंप्लीट हो गए। उन 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इन तीनों फार्म प्रोटेस्ट जो लॉज हैं इनको आप ख़त्म कर दीजिए, और जो भी आप स्कीम लेकर के आए, जो भी आप पॉलिसी लेकर के आए, वो फार्मर्स के बेनिफिट्स के सपोर्ट में होनी चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट में होनी चाहिए। तो इस रिसर्च में, इस स्टडी में ये सामने आया है कि जितने भी फार्मर्स की डेथ हुई है उसमें से ज़्यादातर जो फार्मर्स थे, 80% जो फार्मर्स थे वो ऐसे लोग थे जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे। ठीक है, इस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मरे हैं वो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, या फिर मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर्स थे, मतलब उनके पास जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ही कम थी। ये बात इस रिसर्च में सामने आई है। यहाँ पर जो ये पिक्चर है वो छठ पूजा से रिलेटेड है। आपको सभी को पता है कि छठ पूजा कब की जाती है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो बिहार वाला जो रीजन है वहाँ पर इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 से, यहाँ देखिए, सबसे पहले सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के आर्टिकल है। देखो, 404 जो ट्रीज हैं उनको उखाड़ा गया था, ख़त्म किया गया था इस एरिया से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रिडेवलप करने के लिए। लेकिन उसमें क्या किया, जो 404 जो पेड़ थे उसमें से कुछ पेड़ों को, 274 जो पेड़ हैं उनको एनटीपीसी इको पार्क जो है बदरपुर में, वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है 22 किलोमीटर दूर। अब 4040 नए सैपलिंग्स यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू ये बंद कर दिया, मना कर दिया कि आप यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं उसको आप कहाँ कर सकते हो, जो इको पार्क है वहाँ के लिए परमिशन दे दी है, आप वहाँ पर प्लांट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो, जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं उस एरिया में, इसी स्पेशली अगर हम देखें जो रूसी किल्ला रिवर जो है वहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स रहते हैं, और स्पेशली इन ओलिव रिडली टर्टल्स की जब ब्रीडिंग टाइम होता है और इनका मेटिंग सीजन होता है उस समय स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि लगभग 6-7 महीने तक यहाँ पर फिशिंग के ऊपर बैन लगा देती है। और फिशिंग पर बैन लगाने की वजह के मेन कारण यही है कि इनको, ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं, इनको कोई भी, इनकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें उनको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर गए उस एरिया में जहाँ पर नॉन फिशिंग एरिया था, और वहाँ पर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रूसीकिल्ला रिवर, और यहाँ पर जो ओलिव रिडली टर्टल्स वाला एरिया है, इसके अलावा दैंदू में अदर रिवर का भी नाम दिया गया है। देखो, ये है रूसीकिल्ला रिवर, ये है देवी रिवर, महानदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी आप इसको बोल सकते हो, और यह है देमना रिवर। इस एरिया में ओलिव रिडली टर्टल्स रहते हैं। गहीर माता सेंचुरी यहाँ पर सिचुएटेड है, और उस एरिया को नॉन फिशिंग एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर जो उड़ीसा वाला हमारा कोस्ट है उस एरिया में ये स्टेब्लिश है। ओके, तो ये जो लोकेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि ओलिव रिडली टर्टल्स कौन सी कैटेगरी में आता है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, IUCN की कौन सी रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आप नीचे बताओगे। IUCN क्या है ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो, आंध्र प्रदेश में, एक सेकेंड, देखो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के कुछ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि 10 जो फिशिंग कैट्स हैं उनकी कोल्ड्रिंग की जाएगी। जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश से, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। कंट्री का फर्स्ट ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, और इसमें जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बिलाल हबीब प्ले कर रहे हैं। एशिया में भी इसी तरीके का सिमिलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाना था, बांग्लादेश में 2020 में प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको मना कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 45 लाख रिलीज 45 लाख ऑफ द 75 लाख टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बीइंग एंटायरली फंडेड बाय द वेदांता ग्रुप, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, जिसमें 45 लाख को रिलीज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैड ऑल्सो परमिटेड द प्रोजेक्ट, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी है। जो रिसर्च टीम है वो क्या करेगी, फिशिंग कैट को कोल्ड्रिंग करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। इसकी जो पॉपुलेशन अगर हम देखें
ये जो कोल्ड ड्रिंक में अगर ये इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन है 2018 में इसकी सेंसस जब कंडक्ट करवाई गई थी तो 115 फिशिंग कैट्स ही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो टर्म है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और जो फिशिंग कैट है इसका नेचुरल हैबिटाट किस एरिया में पाया जाता है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक एशिया वाले रीजन में, स्पेसिफिक सिर्फ जहाँ पर ये पाई जा रही है सिर्फ उस रीजन में। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए जब भी नए एनिमल को लेकर के। यूपीएससी का वैसे भी गहन प्रेम है इस तरीके के एनिमल्स की जो स्पीसीज आती हैं उसके बारे में पूछने के लिए। ओके, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप सर्च कर लेना कि जो फिशिंग कैट है वो स्पेसिफिक कौन से एरिया में पाई जाती है, मतलब इसका जो हैबिटाट वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो एडिटोरियल पर आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि यूरोप वाला जो रीजन है वहाँ पर कोविड के केसेज और ज़्यादा दोबारा से बढ़ने लगे हैं। लास्ट 4 वीक में अगर हम देखें तो कोविड-19 के केसेज में 55% की राइज देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, एक सेकेंड देखो, यहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उसमें सब कुछ आ गया, आर्मी आ गई, नेवी आ गई, जो हमारी एयरफोर्स है वो सब इसमें शामिल हो गई। उन्होंने बोला कि हमारे पास में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सभी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करो और मशीन लर्निंग, डाटा हैंडलिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको एक साथ कोऑपरेशन के साथ में उसके ऊपर वर्क करो। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी ट्रबल हो, उसके लिए हमेशा हमारी जो फोर्स है उसको तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सेंट्रल ने इंसेंटिव अप्रूव किए हैं शुगर केन को लेकर के, कॉटन को लेकर के, और जूट फार्मर्स जो हैं उनको लेकर के इंसेंटिव दिए जाएंगे। मतलब इनके जो प्राइजेज हैं उनको बढ़ाए जाएंगे ताकि जो फार्मर्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो, उनको अपने जो भी फार्म प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्ट्स हैं, उनके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तभी तो जाकर के हम फार्मर्स की जो इनकम डबल करने का हमने ड्रीम लिया है उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। भाई गवर्नमेंट जाती है कि हम 4 धाम जो हमारे हैं वहाँ पर जो रोड्स हैं उनकी हमें वाइडनिंग करनी है, उनको हमें और ज़्यादा फैलाना है। फैलाने का कारण उन्होंने बताया, एक तो जो लोग हैं वो इजीली इन 4 धाम तक अपनी पहुंच को बना सके। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है या फिर हमारा बॉर्डर वाला रीजन है, स्पेसिफिक अगर हम बात करें हिमालयन रीजन की, वहाँ पर चाइना के साथ में हमारा कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे जो रोड्स हैं वो चौड़े होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए, ताकि जो हम हैवी मिलिट्री वेपन्स हैं उनको ईजिली उस एरिया तक पहुंचा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी, भाई आप या तो एनवायरनमेंट को सेव कर लो या फिर आप क्या कर लो, डेवलपमेंट कर लो। अब आप डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओगे, फिर आप क्या करोगे, मीटिंग्स करोगे, फिर आप उसमें फंड लेकर के आओगे। तो पहले ही क्या करो ना, डिफेंस जो अपना है या अपना जो डेवलपमेंट है उस वाले प्रोजेक्ट को भी लेकर के चलो और एनवायरनमेंट वाले प्रोजेक्ट को भी साथ में लेकर के चलो। ऐसा नहीं है पहले तो डिग्रेड कर दो फिर उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करो। पहले ही आप कोशिश करो ना कि सब कुछ बैलेंस चले, क्योंकि जैसे ही रोड्स को ब्रॉड करने की कोशिश की जाएगी बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको काटा जाएगा। और जो ट्रीज काटा जाएगा, मान लो 50 ईयर्स ओल्ड जो ट्रीज हैं, अब आप बोल दोगे कि सैपलिंग्स लगा देंगे। अरे भाई जो सैपलिंग्स है वो कंपेरिजन कैसे करेगा 50 ईयर्स ओल्ड ट्रीज से? तो इन चीज़ों का आप अल्टरनेटिव ढूंढो, ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और इसके रिजल्ट भी शानदार सामने आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया ने जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं उनको ऑनरेरी रैंक दी है, ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल। ये एक तरीके की कस्टमरी प्रैक्टिस है और दोनों के दोनों जो कंट्री हैं वो इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। मतलब इंडिया है जो है वो नेपाल के आर्मी चीफ को कुछ रैंक प्रोवाइड करता है और जो नेपाल है वो हमारी इंडिया की आर्मी को कुछ इसी तरीके की रैंक प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर अभी गोवा मैरीटाइम जो कॉन्क्लेव हुआ उसमें डिस्कशन किया गया, एमओयू साइन किए गए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें इंडिया ने डीप
डीप एरिया में जाकर के भी हम किसी चीज़ को, मतलब डीप ओशन में जाकर के भी जो रेस्क्यू प्लान है उसमें एबिलिटी डेवलप हो, इसके लिए एमओयू साइन किया गया है सिंगापुर के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पे, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दलाई लामा को लेकर के। दलाई लामा ने बोला कि चाइना में जाना, तिब्बत में जाना मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि मैं वहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन शांति से इंडिया में रहना उनका एक प्रेजेंट टाइम का वो है कि इस टाइम मुझे इंडिया में ही रहना है क्योंकि यहाँ पर शांति है। लेकिन चाहते क्या है, चाहते वो हैं कि उस एरिया में भी जाया जाए। यहाँ पर आर्टिकल है काटसा एक्ट को लेकर के। 2017 में काटसा एक्ट लाया गया यूएस के द्वारा। उसमें ये किया गया कि जो भी एडवर्सरीज कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कोई भी मिलिट्री वेपन्स को खरीदा ना जाए। इससे पहले भी टर्की को लेकर के जो यूएस है, टर्की के ऊपर बैन लगा चुका है यूएस, क्योंकि उन्होंने S-400 जो मिलिट्री वेपन्स है वो खरीद लिए थे रशिया से। अब इसी तरीके का ये जो वेपन है वो इंडिया भी खरीदने वाला है। तो इसी को लेकर के इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूएस के साथ में मिल करके, चाहे आप अफगानिस्तान वाला रीजन ले लीजिए या फिर टेररिज्म से लड़ने के लिए ले लीजिए या फिर इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको लेकर के ले लीजिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ले लीजिए। यूएस का एक इम्पोर्टेंट साथी है इंडिया, तो इंडिया के ऊपर इस तरीके के बैन नहीं लगाने चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।